सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी, द मर्डर ऑफ लाला प्रेमदास भाग 2। आप भाग 1 को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। पिछले भाग में आपने सुना दासनगर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन लाला प्रेमदास के मौत की खबर अखबारों में छप जाता है। इसलिए कमिश्नर दुबे डिटेक्टिव किंग से इस केस को सुलझाने के लिए मदद मांगते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव और हैरी प्रेमदास जी की हवेली पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर चौहान से होती है। इंस्पेक्टर चौहान उन्हें पूरा केस बता देते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव पूनम और आकाश से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ सुराग मिलता है, तो वो रवि का पता चलने पर उन्हें फ़ोन करने के लिए कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव रवि से पूछताछ कर रहे थे। पिछली रात को ही रवि पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। भले ही मैंने उस रात पिताजी से लड़ाई की थी, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद आकाश के नाम कर दिया है, तब मुझे गुस्सा आ गया। और ऐसे वक्त पर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। खैर, उनसे लड़ाई करने के बाद मैं अपना दुख दूर करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था और मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है और जब नींद खुली तब मैंने अपने आप को इस लॉकअप में पाया, रवि ने कहा। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कौन करता है? डिटेक्टिव ने पूछा। क्लोरोफॉर्म? हमारे घर में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल तो... रवि का जवाब सुनकर डिटेक्टिव दंग रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो तुरंत ही प्रेमदास जी की हवेली के लिए निकल पड़े। प्रेमदास जी के हवेली पहुंचकर डिटेक्टिव घर के नौकर बल्लू से मिले और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछने लगे। बल्लू से कुछ सुराग लेकर वो पूनम के कमरे में पहुंचे और कहने लगे, माफ़ कीजिएगा पूनम जी, पर आपके पास कोई मार्कर होगा? जैसे ही डिटेक्टिव ने पूनम से मिला हुआ मार्कर चलाकर देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गया। मैं आपके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, डिटेक्टिव ने पूनम से कहा। क्या? ये कैसा बकवास है? पूनम ने गुस्से में कहा। थोड़ी ही देर में पूनम के कमरे में से कत्ल में इस्तेमाल किए गए सिरिंज और क्लोरोफॉर्म की बोतल को बरामद किया गया और उसके कमरे में से प्रेमदास जी की वसीयत के डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके थे और वसीयत आकाश के नाम थी। प्रेमदास जी का खूनी पकड़ा जा चुका था। तो पूनम, तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी, पर हर प्लानिंग में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अब तुम अपनी कहानी खुद बताओगी या... डिटेक्टिव ने पूनम को डराते हुए कहा। तब तक वहां इंस्पेक्टर चौहान भी आ चुके थे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही अपने पापा का हत्या किया है। मैंने मर्डर की प्लानिंग 1 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। मैं अपनी शारीरिक लाचारी के बारे में पापा के तानों से तंग आ चुकी थी। पापा मुझे मनहूस डायन कहते थे और मुझे ही माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। और उस दिन तो मानो हद ही हो गई जब मुझे पता चला कि पापा ने सारी वसीयत आकाश के नाम कर दी है। और उस दिन ही मैंने ठान लिया कि मुझे पापा को रास्ते से हटाना होगा और वो वसीयत भी नष्ट करनी होगी, वरना मुझे जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और मुझे हमेशा के लिए दूसरों के सहारे ही जीना पड़ेगा। और इसीलिए
मैं उन्हें मारने के तरीके ढूंढने लगी, जो मुझे आकाश भैया की डॉक्टरी की किताब में मिल गई। मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने किताब के वो लाइंस भी अंडरलाइन करके छोड़ दिए ताकि सारा शक आकाश भैया पर जाए। मैंने सिरिंज और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल भी इसलिए किया ताकि सारा शक आकाश या तो रवि भैया पर जाए। वैसे भी मैं कत्ल का कोई आसान तरीका ढूंढ रही थी जिससे मेरी शारीरिक कमजोरी रुकावट न बने। जिस दिन रवि भैया ने पापा से लड़ाई की उसी रात को मुझे सही मौका लगा ताकि लोग रवि भैया पर भी शक करें। उस रात जब पापा अपने कमरे में सो रहे थे तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उनकी गर्दन के पीछे नाजुक जगह पर सुई चुभो के मार दिया। क्योंकि मैं डॉक्टर तो थी नहीं इसलिए मुझे बार बार सुई चुभोनी पड़ी। पूनम ने रोते रोते कहा, पर आपको पूनम पर शक कैसे हुआ डिटेक्टिव? इंस्पेक्टर चौहान ने पूछा। जब मैंने प्रेमदास जी के नाक और कान पर काले धब्बे देखे तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने रात को जब इस बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। फिर मैंने आकाश के कमरे में किताब पर अंडरलाइन की हुई लाइंस भी देखी। सारे शक की सुई आकाश और रवि की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन जब रवि ने यह बताया कि तुम भी कभी कभी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करती हो जब तुम्हें नींद नहीं आती और तुम आकाश के मेडिकल की किताब भी बड़े ही शौक से पढ़ती थी, और फिर बल्लू ने मुझे तुम्हारे लिए प्रेमदास जी के ताने और बर्ताव के बारे में भी बताया। अगर आकाश खून करता तो गले पर एक ही निशान होता क्योंकि वो डॉक्टर है, और अगर रवि खून करता तो उसका निशान ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह होता क्योंकि वो नशे में था। और आखिर में मुझे एक हरे रंग का मार्कर तुम्हारे कमरे में मिला जो बिल्कुल उसी रंग से मिलता था जिससे आकाश के किताबों में अंडरलाइन किया गया था, और ऐसा मार्कर तुम्हारे अलावा और किसी के कमरे में नहीं था। जब मैंने आकाश की दूसरी किताबें देखी तो वहाँ भी मार्किंग किया हुआ था, पर वो सब लाल रंग के मार्कर से किया हुआ था। आकाश अगर खून करता तो फिर वो ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता, और बाकी का काम तुम्हारे कमरे में से मिली सिरिंज, क्लोरोफॉर्म की बोतल और वसीयत के कागज ने पूरा कर दिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।